नमस्कार साथियों, उपस्थित हैं आपके सामने हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में जो कि बाल विकास विषय से संबंधित है यूपी टेट 2026 परीक्षा के लिए। तो आज हम समझेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वंशानुक्रम एवं वातावरण। क्या समझेंगे? वंशानुक्रम एवं वातावरण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा-सा क्या है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं कि कहाँ से इसके बारे में चर्चा शुरू हुई। तो क्या है कि वंशानुक्रम की समानताओं एवं विभिन्नताओं का प्रारंभिक आभास कहाँ से? ग्रीस के दार्शनिकों एक थे पाइथागोरस और अरस्तु, ठीक है? के विचारों में मिलता है। सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा, पाइथागोरस प्रमेय है जैसे, है ना? और ये दार्शनिक थे। लेकिन आधुनिक आनुवंशिकी की नींव 1865 में ऑस्ट्रिया के, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के जो पादरी थे ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, इन्होंने डाली थी। तो अगर आपसे इधर से प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक आनुवंशिकी की नींव किसने डाली थी, तो 1865 में ऑस्ट्रिया के जो ब्रून शहर के पादरी थे ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने डाली थी। एक प्रश्न यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। और इन्होंने जो अपने सिद्धांत की खोज की थी आनुवंशिकी के, ये किस पर की थी? उद्यान मटर गार्डन पी पर की थी, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या था साथियों? पाइसम सैटा एवम, क्या था? पाइसम सैटा एवम। तो ये आपको याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम था उद्यान मटर का। किसका वैज्ञानिक नाम था? उद्यान मटर का था। और आनुवंशिकी के सिद्धांत का प्रयोग इन्होंने उद्यान मटर पर ही किया। और अ, इसके बाद जो इनके सिद्धांत थे 1865 में इन्होंने नींव डाली, और 1866 में थे जो इन्होंने उद्यान मटर में प्रयोग किए अपने, तो ये एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून इसमें छपे, ठीक है। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बाद में फिर कौन से वैज्ञानिक थे? ह्यूगो डी ब्रीज। कौन थे? ह्यूगो डी ब्रीज थे हॉलैंड के, और कार्ल कोरेंस थे जर्मनी के। इनके प्रयासों से मेंडल के सिद्धांत को मान्यता मिल गई, और हम सभी लोगों ने मेंडल के सिद्धांत पढ़े भी हैं, है ना? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या माना जाता है? वंशानुगत नियम का जनक माना जाता है, मतलब जेनेटिक्स का जनक माना जाता है किसे? ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो ये आपको याद रखना है। अब हम समझेंगे इसकी अर्थ एवं परिभाषाओं को, किसकी? वंशानुक्रम की। तो थोड़ा-सा इधर हम देखते हैं अ, वंशानुक्रम क्या होता है? तो वंशानुक्रम को अगर हम समझे साथियों, तो अ, मानव विकास को मुख्य रूप से 2 कारक प्रभावित करते हैं। पहला है वंशानुक्रम जो कि जन्मजात कारक होता है, और इसके बाद होता है वातावरण जो कि जन्म लेने के बाद प्रभावित करता है। ठीक है? बालक को ना केवल अपने माता-पिता से, वरन उनसे पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहते हैं। मतलब क्या होता है? जब बालक जन्म लेता है तो उसके गुण अपने पूर्वजों से मिलते-जुलते हैं, ठीक है? चाहे वो शारीरिक गुण हो या मानसिक गुण हो। इसी को हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहते हैं। और इसके संबंध में वैज्ञानिकों ने परिभाषाएँ भी दी हैं। क्या दी हैं? तो माता-पिता से संतान में हस्तांतरित होने वाले लक्षणों को हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। ये कहा है रूथ बेनेडिक्ट ने। किसने कहा है साथियों? रूथ बेनेडिक्ट ने कहा है। और इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात योग विशेषताओं का पूर्ण योग है, ठीक है? जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये किसने कहा है? बी.एन. झा ने कहा है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो माता-पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है, जेम्स ड्रेवर ने कहा है। किसने कहा साथियों? जेम्स ड्रेवर ने ये परिभाषा दी है कि माता-पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही क्या है? वंशानुक्रम है। अब अगर हम वंशानुक्रम की प्रक्रिया को समझें, तो क्या होता है? मानव जीवन का जो आरंभ होता है, एक सेल से होता है। सेल का मतलब कोशिका। किससे? मानव जीवन का जो प्रारंभ होता है, वो किससे होता है? कोशिका से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त कोष कहते हैं। और यह बनता किससे? शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से बनता है।
जो संयुक्त कोशिका होती है, ये किससे बनती है? शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से। तो मातृ कोश और पितृ कोश मतलब में कितने-कितने गुणसूत्र होते हैं? कितने-कितने? 23-23 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम। तो अगर ये पूछा जाए कितने-कितने गुणसूत्र होते हैं? 23-23 क्रोमोसोम होते हैं। इन्हीं को हम हिंदी में गुणसूत्र भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। मतलब कुल कितने होते हैं? कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। और जो महत्वपूर्ण चीज़ है इधर, इन गुणसूत्रों में उपस्थित पित्रैक मतलब जीन्स, कौन? इन गुणसूत्रों में उपस्थित जो जीन्स होते हैं, तो ये पित्रैक को क्या कहा जाता है? जीन्स भी कहा जाता है। आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। मतलब जीन्स ही आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। आनुवांशिक जीन्स के माध्यम से ही जो बालक में आनुवांशिक गुण हैं, माता-पिता के गुण हैं, वो जीन्स के माध्यम से ही बालक में आते हैं। अब हम अगर आगे देखें इसको वंशानुक्रम की प्रक्रिया को, तो थोड़ा विस्तार से देखते हैं। जीन्स में 2 जैविक अणु होते हैं। अभी मैंने आपको बताया आनुवांशिकता के जो वाहक होते हैं वो क्या होते हैं? जीन होते हैं। और ये भी बता दिया वंशसूत्र की कुल संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है, ठीक है? और इसके जो 2 जैविक अणु होते हैं डीएनए और आरएनए, ठीक है? डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ये आपको याद रखना है। और एक्स जो वंशसूत्र होते हैं ये केवल किसमें पाए जाते हैं? माता में पाए जाते हैं, लंबे और छड़ीनुमा होते हैं। माता में केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है? और एक चीज और आपको याद रखना है। और वाई वंश सूत्र या गुणसूत्र कैसे होते हैं? छोटे व गोल होते हैं। ये पिता के शुक्राणु में। अब पिता के शुक्राणु में क्या होते हैं? एक्स और वाई दोनों प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अगर हम इधर से समझें तो माता में कौन पाए जाएंगे? केवल एक्स, ठीक है? और पिता में कौन पाए जाएंगे? एक्स और वाई दोनों पाए जाएंगे। तो अब अगर आप को एक चीज बताया जाए, जो एक्स होता है, जो माता वाला होता है, तो जब एक्स गुणसूत्र मिलेगा, कौन? एक्स और एक्स गुणसूत्र मिल जाएंगे तब क्या हो जाएगा? लड़की, क्योंकि ये मातृ पक्ष का है ना? मतलब माता में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। तो एक्स और एक्स मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? जब निषेचन होगा तो लड़की होगी। और एक्स और वाई का जब संयोजन होगा, किसका? एक्स और वाई का जब संयोजन होगा तब लड़का होता है। ये आपको याद रखना है। एक्स और एक्स में लड़की और एक्स और वाई में लड़का। अब एक चीज और है, लड़कों के जो अधिक जन्म लेने का कारण है वो संभवतः एक्स गुणसूत्र की तुलना में वाई गुणसूत्र का कुछ हल्का होना है। वाई गुणसूत्र कुछ हल्का होता है, इस वजह से लड़कों के अधिक जन्म लेने का कारण यही माना जाता है। अब आगे देखते हैं हम इसमें साथियों, वंशानुक्रम के कुछ नियम हैं या सिद्धांत हैं, तो इनको हम समझते हैं। तो वंशानुक्रम के जो कुछ नियम है, इसमें सबसे पहला नियम है बीज कोश की निरंतरता का नियम, जो कि बीजमैन ने दिया, ठीक है? और इन्होंने क्या कहा? शरीर का निर्माण करने वाला जन्म द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर हस्तांतरित होता रहता है, ये इन्होंने कहा। इसके बाद उपार्जित गुणों के संचरण का नियम लैमार्क ने दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। तो ये एक विकासवादी वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या बताया? व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी उपार्जित किया जाता है वह उनकी संतानों में संचारित होता है, जैसे जिराफ की गर्दन का लंबा होना, ठीक है? एक है जैव सांख्यिकी नियम, गाल्टन ने दिया था। और इन्होंने बताया जीव के लक्षण केवल माता पिता से ही नहीं वरन दादा दादी परदादा परदादी से भी प्राप्त होते हैं, ठीक है? और किस अनुपात में? 1:2, 1:4, 1:8 के अनुपात में। मतलब अ, माता पिता से 1:2 में, दादा दादी से 1:4 में, और परदादा परदादी से 1:8 के अनुपात में प्राप्त होते हैं।
इसके बाद मेंडल का जो महत्वपूर्ण नियम था, ये आपको याद रखना है। इन्होंने किस पर किए? मटर पर और चूहों पर भी प्रयोग किए थे। तो इसके अनुसार क्या है, जो हाइब्रिड प्राणी होता है, जिसे हम वर्ण संकर प्राणी भी कहते हैं, अपने मौलिक रूप की ओर अग्रसर होते हैं। मतलब मौलिक रूप का मतलब क्या है? जो जिनसे ये चीज बनाई गई है, हाइब्रिड चीज जिनसे बनी है, उन्हीं से इनके गुण मिलते रहते हैं। तो अब समानता का नियम देखते हैं। आगे क्या है? समानता का नियम। तो समान समान को ही जन्म देता है। जैसे माता पिता होते हैं, वैसे उनकी संतान होती है। मतलब बुद्धिमान माता पिता की संतान बुद्धिमान ही होती है, समानता का नियम है। और विभिन्नता का नियम क्या होता है? सोरेनसन ने क्या कहा है विभिन्नता के नियम के अनुसार? बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होते हैं। और जो ये भिन्नता होती है, जीन्स के विशिष्ट संयोग के कारण होती है। किसके कारण होती है? जीन्स के विशिष्ट संयोग के कारण होती है। अब इसके बाद अगला है प्रत्यागमन का नियम। तो विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों का अधिक वितरण। क्या? विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों का अधिक वितरण क्या है? प्रत्यागमन का नियम के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण में बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति। मतलब विशिष्ट गुण नहीं ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ? सामान्य लक्षण ट्रांसफर हो गया। तो ये क्या है? प्रत्यागमन का नियम है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। जो ये वंशानुक्रम के नियम और सिद्धांत है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव क्या पड़ता है? ठीक है, बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखते हैं। मूल शक्तियों पर प्रभाव क्या है? मूल शक्तियों पर प्रभाव क्या होता है? थार्नडाइक ने बताया है, बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका क्या है? वंशानुक्रम है। क्या है? बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम है। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो कार्ल पियर्सन का मत है कि शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम पर निर्भर करते हैं। जैसा हमारा वंश होगा पिछला, वैसे ही हमारे शारीरिक लक्षण होंगे। व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो कैटल महोदय ने बताया, क्या बताया? कि व्यवसायिक योग्यता पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक है, किसने क्या कहा है वंशानुक्रम के बारे में, ये आपको याद रखना है। चरित्र पर प्रभाव क्या? तो डगडेल महोदय थे, इन्होंने बताया चरित्रवान माता पिता की संतानें ही चरित्रवान होती हैं। इसके बाद बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गोडार्ड महोदय का मत है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि वाली होती है। तो इस तरीके से जो मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम का प्रभाव बताया है बालक पर, तो ये आपको याद रखना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है। इसके बाद बात करेंगे वातावरण की, एनवायरनमेंट की बात करेंगे हम कि वातावरण क्या होता है। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो परि, जिसका मतलब है चारों ओर, आवरण का मतलब है ढकने वाला। मतलब वातावरण वह वस्तु है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है और क्या है? प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। ये तो बिल्कुल सरल सी परिभाषा है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, इनको हम समझते हैं। क्या दी है परिभाषा? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा है? रॉस ने कहा है। इसके बाद अगला देखेंगे। तो वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। ये वुडवर्थ ने कहा है। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। तो ये दो परिभाषाएं आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है वातावरण के संबंध में। अब जो बालक का वातावरण है वो कैसे प्रभावित होता है, किन तत्वों से प्रभावित होता है, उसको हम समझते हैं। तो पारिवारिक वातावरण, तो माता पिता के व्यवहार और चरित्र का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये पारिवारिक वातावरण हो गया। मतलब जैसा माता पिता का व्यवहार और चरित्र होगा, बालक का भी लगभग वैसा ही चरित्र होगा और वैसा ही व्यवहार करेगा वो। इसके बाद सामाजिक वातावरण को समझते हैं। समाज के बिना मानवीय गुणों का विकास असंभव है। ठीक है, तो सामाजिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आपको मालूम ही है। इसके बाद विद्यालयी वातावरण, तो विद्यालय में प्रतियोगिता, अनुशासन और शिक्षकों का प्रभाव बालक के सामाजिकरण में सहायक होता है। ठीक है, क्या है?
बालक के समाजीकरण में सहायक होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम संचार माध्यम की बात करें तो आधुनिक युग में रेडियो, टीवी, कंप्यूटर आदि अधिगम और मनोरंजन के प्रमुख साधन है और इसका प्रभाव बालक में इस समय बहुत पड़ रहा है ना? अगर कोई छोटा बच्चा है उसे हम मोबाइल दिखा देते हैं तो वो भी मोबाइल को देखकर हँसने लगता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि बालक पर वातावरण का प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है। और अगर आगे बात करें वंशानुक्रम एवं वातावरण का सापेक्षिक महत्व क्या होता है, तो अ, प्राचीन काल में यह विवाद था कि वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है या वातावरण, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान मानता है कि दोनों का समान महत्व एवं अंतर क्रिया है। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है बालक के विकास में। तो सबसे पहले अपृथकता क्या है? अपृथकता मतलब नॉन सेपरेशन। जिस प्रकार आत्मा और शरीर का संबंध है उसी प्रकार वंशानुक्रम और वातावरण पृथक नहीं किए जा सकते। ये किसने कहा है? ये कहा मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। ये आपको याद रखना है। समान महत्व वुडवर्थ ने कहा है। यह पूछने का कोई मतलब नहीं निकलता कि व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण में कौन अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों में से प्रत्येक पूर्ण रूप से अनिवार्य है। इसके बाद आगे अगर हम देखेंगे पारस्परिक निर्भरता, तो मोर्स एवं विंगो के अनुसार मतलब मोर्स एवं विंगो मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि मानव व्यवहार की प्रत्येक घटना वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। मतलब वंशानुक्रम और वातावरण जब अंतःक्रिया करते हैं तब मानव व्यवहार प्रदर्शित होता है। तो ये उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। वुडवर्थ ने एक चीज और कही है, बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है। आप केवल इतना ही याद करेंगे, यहाँ से पूछा जा सकता है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसका विकास का स्तर निश्चित होता है। अच्छे पोषण से अच्छे फल मिलेंगे। तो ये भी पूछा जा सकता है ना? और ये भी, ये तीनों अलग-अलग भी पूछे जा सकते हैं कि बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, किसने कहा है? या अच्छे पोषण से अच्छे फल मिलेंगे, ये किसने कहा है? और वातावरण के आधार पर उसका विकास का स्तर निश्चित होता है, ये किसने कहा है? तो ये अगर तीनों को मिला दिया जाए तो वुडवर्थ महोदय ने कहा है। और जो व्यक्ति का विकास होता है वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, ये आपको याद रखना है। योगफल नहीं होता, ये वुडवर्थ ने कहा है। अब देखिए, इससे अधिक निश्चित बात और कोई नहीं कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव हैं। दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। गैरेट महोदय ने ये बात कही है। मतलब कौन? वंशानुक्रम हो या वातावरण हो, दोनों ही बालक की सफलता के लिए बहुत ही अनिवार्य हैं। इसके बाद आगे हम देखेंगे शिक्षक के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या महत्व पड़ता है। तो अगर हम बात करें आधुनिक शिक्षा की, किसकी बात करें साथियों? आधुनिक शिक्षा की बात करें तो ये कैसी शिक्षा है? बाल केंद्रित शिक्षा है। तो हमें दोनों कारकों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर अब हम अपना शिक्षण कार्य भी करेंगे। अब तो हम बात करेंगे वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम की अगर हम बात करें साथियों, तो शारीरिक विकास सबसे पहले, तो बालकों के शारीरिक विकास और जन्मजात क्षमताओं की भिन्नता को समझकर मार्गदर्शन देना। अगर हमें बालक के शारीरिक विकास या जन्मजात जो भिन्नताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनको हम समझें तो हम अच्छे से शिक्षण कार्य बालक के साथ में कर पाएंगे या बालक को चीजें अच्छे से समझा पाएंगे। लिंगीय भेद मतलब बालक और बालिका में योग्यताओं की भिन्नता को भी हमें समझना है ना? तभी हम अच्छे से शिक्षण कार्य कर पाएंगे। वैयक्तिक भिन्नता, सभी बच्चे समान नहीं होते, इसलिए उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा का आयोजन करना चाहिए। विकास की संभावनाएं, यह जानना कि योग्य माता पिता के बच्चे अयोग्य या अयोग्य के बच्चे योग्य भी हो सकते हैं, जैसा कि प्रत्यागमन या विभिन्नता का नियम बताता है, हमने आपको ऊपर बताया है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए जिससे शिक्षक उचित व्यवहार कर सके। हमें ये नहीं कि इनके माता पिता बहुत योग्य हैं तो ये बच्चा भी योग्य होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। वातावरण का ज्ञान अब शिक्षक के लिए क्यों जरूरी है? तो परिवेश का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो बच्चा परिवार, पड़ोस और खेल के मैदान से प्रभावित होता है, तो इसे समझकर उचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए और उत्तम शैक्षिक वातावरण बनाना चाहिए। बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि के लिए विद्यालय में श्रेष्ठ शैक्षिक वातावरण जैसे अनुशासन और प्रतियोगिता सृजित करनी चाहिए। चरित्र व भावना का निर्माण, तो यूनेस्को के विशेषज्ञों के अनुसार वातावरण भावना और चरित्र का निर्माण करता है। शिक्षक को संतुलित विकास के लिए अच्छे वातावरण का निर्माण करना चाहिए, यूनेस्को
के जो विशेषज्ञ हैं इन्होंने ये चीज़ बताई है। और इसके बाद दिशा निर्धारण, ठीक है? वातावरण बालक के विकास की दिशा निर्धारित करता है, इसलिए शिक्षक को ऐसा परिवेश देना चाहिए जिससे उसकी उन्नति हो, ठीक है? और इसके बाद एक चीज़ और है आगे, जो लिंग संलग्न रोग हैं, वो थोड़ा-सा इधर से प्रश्न बन सकते हैं। आनुवांशिक या लिंग संलग्न रोग क्या होते हैं? जीन्स के माध्यम से कुछ रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। किससे? जीन्स के माध्यम से कुछ रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, जिन्हें हम आनुवांशिक रोग कहते हैं, जिसमें एक है वर्णांधता। क्या साथियों? वर्णांधता, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो इसमें व्यक्ति क्या होता है? लाल व हरा रंग का भेद नहीं कर पाता। आपको याद रखना है ये। वर्णांधता में क्या होता है? लाल व हरा रंग का भेद नहीं कर पाता है, और इसे हम प्रोटीन दोष या डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। क्या है? प्रोटीन दोष या डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। और प्रभावित व्यक्ति क्या है? कलाकार, डिजाइनर, कार, ट्रेन, जहाज का ड्राइवर नहीं बन सकता है, ठीक है? और सबसे पहले इसका जो वर्णन था किसने किया था? हॉर्नर ने किया था। किसने किया था साथियों? सबसे पहले इसका वर्णन किया था हॉर्नर ने 1876 में। और पुरुषों में यह रोग अधिक पाया जाता है, स्त्रियां इससे कम प्रभावित होती हैं, गोरी प्रजाति में जिसमें 8% पाया जाता है। तो वर्णांता उम्मीद है समझ में आया होगा। लाल व हरा रंग का भेद अगर नहीं कर पा रहा है व्यक्ति, तो उसे वर्णांतता है, और इसे डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। और प्रभावित व्यक्ति क्या? कलाकार, डिजाइनर, कार, ट्रेन, जहाज का ड्राइवर नहीं बन सकता। आगे बात करेंगे हम हीमोफीलिया की। किसकी बात करेंगे? हीमोफीलिया की, जिसे हम रक्त श्रवण रोग भी कहते हैं। सामान्य व्यक्ति में चोट पर औसतन 2 से 8 मिनट में रक्त का थक्का जम जाता है, परंतु इस रोग में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया में क्या है? अब ये होता क्या है? रक्त बराबर बहता रहता है, शीघ्र उपचार न होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और इस रोग का जो प्रारंभ है महारानी विक्टोरिया से माना जाता है। उनके माता-पिता या पति एल्बर्ट को यह रोग नहीं था। अनुमानतः महारानी में यह जीन उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ। तो उम्मीद है सभी को जो वर्णांधता और हीमोफीलिया ये समझ में आया होगा। और अगर अंतःक्रिया की बात करेंगे तो व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार, वंशानुक्रम एवं वातावरण की जो अंतःक्रिया है, इंटरेक्शन, इसकी बात करेंगे तो व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। आनुवांशिकता रचनात्मक निर्धारित करती है और वातावरण उसे क्या होता है? दिशा देता है। तो ये आपको हमने वंशानुक्रम और वातावरण का जो ये चैप्टर है बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया, और हमने प्रयास किया इससे कोई भी चीज़ छूटने ना पाए आपके लिए, ताकि आप लोग चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझें और पेपर में अच्छे अंक लाएँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से बनाए रखें। नमस्कार।